जी का इंटरव्यू करने जाता हूँ तो उन्होंने मुझसे कहा कि आखिर आरएलपी को इतनी फंडिंग कहाँ से हो रही। ऐसा तो नहीं अंदर खाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो फंडिंग कर रहे हैं, आपने उपचुनाव के अंदर उनकी मदद की, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो सारी पारदर्शी बातें हैं, इनको देख लीजिए। हमारे जो खाते हैं ये ऑनलाइन है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे सारी राजनीतिक पार्टियों के खाते ऑनलाइन होते हैं। और अभी आपने देखा, अभी आप हमारे कोई भी कार्यक्रम देख लो, हमें पैसे की जरूरत ही नहीं ना। हमारे लिए तो जनता, युवा और किसान खुद खर्चा करते हैं। इतनी बड़ी रैलियां हो रही, एक महीने में 8-8 रैलियां, लाखों रुपए का खर्च होता है सर। बिल्कुल, कोई हमारे ज्यादा खर्चा नहीं। हमने कोई मोदी जी की तरह डोम थोड़े लगाए हैं। हाँ। हमने कोई कहीं डोम नहीं लगाए। हमने कृषि मंडियों के डोम का इस्तेमाल किया, नीचे दरी लगा के हमारे कार्यकर्ता बैठते हैं। कुर्सियां नहीं लगाई, कुर्सियां भी नहीं लगाई कहीं भी। हाँ। एक कार्यक्रम में हमने जरूर कुर्सियां लगाई थी, हाँ। गढ़साना के अंदर। हाँ। उसके अलावा हमने कहीं ऐसा बड़ा खर्चा हम लोग करते ही नहीं। हम तो मित व्ययी है, किसान के बेटे पैसा कहाँ से लाएंगे। हाँ। और कोई फंडिंग नहीं करता। ये जो आरोप की जो बातें हैं, ये देखिए, विपक्षी व्यक्ति जो है वो उसका काम आरोप लगाना ही होता है, बाकी कोई ऐसी फंडिंग की बात नहीं है। और किसान और जवान जो है वो राजस्थान का, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब से ओंकार रैली हमारी 2018 में, जो पार्टी के गठन से पहले भी हमारी हुई, और लाखों लोग इकट्ठे हुए। बाड़मेर में गए थे, मैं खुद भी उसका, बहुत बड़ी रैली थी। तो आप बता दें, आपको सब पता है। तो लोग कैसे अपने अपने व्हीकलों से आए, ट्रेनें भर के आई। आपके आज तक पे ये चला, मैं नहीं चलाया था, वो पूरा चला था। तो आप जब जनता पैसा हमारे लिए खर्च करे, तो हमें अशोक गहलोत जी और वसुंधरा जी फंडिंग की क्या आवश्यकता है हमारे ऊपर। और विशेषकर हनुमान जी की यदि बात करें, लोगों को पता है राजस्थान के अंदर कि किसान और जवान की ईमानदारी से बात करने वाला व्यक्ति, जिसकी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं, वो हनुमान बेनीवाल है। और किसान और जवान पूरे दोनों हाथों से आशीर्वाद हनुमान बेनीवाल जी को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं तन मन धन से हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के छोटा पौधा लगाया है, इसको सींच के और वटवृक्ष राजस्थान में बढ़ाएंगे। 2018 में आप लोग कह रहे थे हम बीजेपी या कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करेंगे। 19 के अंदर आपकी गठबंधन की सबसे पहले कांग्रेस के साथ में बातचीत चली, जो नागौर की लोकसभा सीट थी, फिर कहीं ना कहीं हुआ, और उसके बाद बीजेपी को हुआ। ऐसा तो नहीं कि 23 के अंदर भी इसी तरीके से, फिर वो हनुमान जी से मेरी बातचीत भी हुई तो कहते कि भाई कार्यकर्ताओं की इच्छा थी। अभी भी इस तरीके की अंदर खाने ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपकी बीजेपी से बातचीत चल रही है इस बात में, क्योंकि आपसे बेहतर ये कोई भी नहीं जानता। पार्टी के अंदर 3 लोग ही हो जो पूरी पार्टी को मैनेज करते हो, उसमें सबसे बड़ी भूमिका आपकी है। 23 के अंदर बीजेपी या कांग्रेस, किससे गठबंधन होगा? देखिए, हनुमान जी ही जानते हैं सब कुछ। नहीं, ये बात आप नारायण जी देखिए, ये उन लोगों को बताइए जो लोग इस बार आपकी पार्टी के बारे में, पार्टी बारे में अच्छी तरीके से जानता हूं, रणनीति आप ही बनाते हैं सारी। ऐसा है, हमारी रणनीति जो है ना, सोशल मीडिया का जमाना है। हमारे लाखों युवा, हाँ, वो जो हर जाति धर्म के, हर उम्र के जो हमारे जवान किसान हैं, हम उनके बराबर फीडबैक भी लेते हैं। हम ऐसा नहीं है कि इन पार्टियों की तरफ से जैसा होता है राष्ट्रीय पार्टियां थोप दे कि हमें तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम एजेंडा ही रखना है, हमें सिर्फ बाबरी मस्जिद राम मंदिर का ही मुद्दा रखना है, हमें अगड़ा पिछड़ा मुद्दा रखना है। ऐसा नहीं है। हमारा मुद्दा जो है राजस्थान के अंदर, आप लोगों ने देखा कि राजस्थान के अंदर पहला व्यक्ति है हनुमान बेनीवाल, जिसने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया। देश की आजादी के बाद आज तक किसी नेता ने, और विशेषकर जो किसान कमेरे कौम की बात करते हैं, किसान राजनीति की जो बात करते हैं, उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का कभी नहीं सोचा। हनुमान जी कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ राजस्थान के अंदर ऐसी व्यवस्था बने कि समाज के अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति, दलित पीड़ित व्यक्ति, जब थाने कोर्ट कचहरी तहसील के अंदर जाए तो वहां का अधिकारी खड़ा को पूछे, बाबा बताओ आपका काम क्या है, तभी तो लोकतंत्र जो है वो फलीभूत होगा। आज आप देख रहे हो ब्यूरोक्रेट्स जो है, अधिकतर कांग्रेस के मंत्री एमएलए जब मिलते हैं तो कहते हैं, कई लोगों इंटरव्यू आते हैं कि कलेक्टर एसपी हमारे फोन नहीं उठाते। हमने कभी ऐसा कहा? हम जानते हैं कि हमारा डेकोरम क्या है, हमारा प्रोटोकॉल क्या है। आपने देखा, हनुमान बेनीवाल जी पहले देश के ऐसे सांसद है जिनका पूरे देश की मीडिया ने छपा कि चीफ सेक्रेटरी और डीजी को प्रिविलेज के अंदर लोकसभा की बार बेंच पे बिठाया था। आज भी ऐसे कोई मामले होते हैं, तो पिटीशन के मामले हो जिसमें बड़े ब्यूरोक्रेट्स को वहां बुला के और सबके सामने प्रताड़ित किया जाता है, तो निश्चित रूप से उनको बहुत ज्ञान है। और हनुमान जी की बात को हनुमान जी जानते हैं, ये आपको भ्रम होगा। रणनीति, हमारी रणनीति बहुत सारे लोग बनाते हैं, क्योंकि हमारा सारा कुछ है। बात हुई गठबंधन को लेकर कभी इस बारे में आपकी चर्चा हुई? हनुमान जी हमेशा कहते हैं कि मेरा आला कमान जो है वो जनता है। आपने देखा उनको, वो बेबाक और पारदर्शी बात करते हैं हमेशा कि मेरा आला कमान जनता, सामने बैठी जनता। तो जनता जो कहती है, पिछली बार परिस्थिति अलग थी। आपने देखा कई ऐसे हमले हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा के ऐसे कई मुद्दे थे, और लोगों को, जवानों को ये जोश था कि मोदी जी बहुत कुछ करेंगे हमारे लिए। लेकिन 2 करोड़ रोजगार की बात उन्होंने कही, उससे मुकर गए। सेना के
का जो निजीकरण, जो ठेका पे देने की जो अग्निवीर योजना लेके आए, किसानों के जो 3 कृषि कानून लाए, इससे किसान और जवान को लग गया कि मोदी जी देश में किसान और जवान का भला करने वाले नहीं है। ये वाक पटुता से सिर्फ अच्छा भाषण देके, लच्छेदार बातें बता के, और ये जो इकोनॉमी है उसका भी सेंट्रलाइजेशन, ये भाषण तो हनुमान जी भी अच्छा देते हैं। देखिए वो उनके और उनके भाषण में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, मोदी जी देख के देते हैं, आप देखना कभी उसकी स्क्रीन उनके हाँ, सामने लगी होती है। हाँ, और हनुमान जी ने कभी कागज नहीं पढ़ा। हाँ, और हनुमान जी धरातल से एक किसान की राजनीति में, आप देखिए किसान की राजनीति बड़ी मुश्किल है। जो आज 4.5 साल का जब पार्टी बनाई उसके बाद में कैसा सफर रहा, किस संघर्ष से पार्टी बनाना, क्योंकि 4.5 साल आप सत्ता में नहीं होती तो बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है, कितना कठिन है पार्टी चलाना? देखिए हमारे ऊपर तो भगवान की विशेष मेहरबानी है कि पहली बार राजस्थान में, ये देखिए किसी राजस्थान के किसान के बेटे ने सोचा कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा होना चाहिए। आज तक हमारे जो अपने आप को किसान नेता कहते थे, वो लोग बाहर की पार्टियों से बाहर के झंडे लाके और राजस्थान के अंदर उनके टिकट लेकर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ते थे। पहली बार एक किसान के बेटे ने ये महसूस किया कि हमारे जवान और किसान का स्वाभिमान का झंडा राजस्थान में कैसे बुलंद हो, हमारा क्षेत्रीय दल हो, यहाँ के लोगों की डिमांड क्या है, उसके हिसाब से हमारा घोषणा पत्र बने। का साथ सबका विकास लिखने से विकास नहीं होगा, हमें धरातल पे सोचना पड़ेगा कौन सी ऐसी योजना है। हमने कई बार आपने देखा होगा कि जब विधानसभा चलती है तब हम अच्छे अच्छे सुझाव भी सरकारों को देते हैं कि हमें अब इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। देश के अंदर नए कानूनों की जरूरत नहीं है, कानून तो बहुत बन गए 75 वर्ष में। सही बात। इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो, कैसा जो पैसा जो सरकार का, आप सरकार चाहे केंद्र की है चाहे राज्य की है, वो जो पैसा खर्च करती है बजट का, उसका पैसा उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचे सारा का सारा, ऐसा इम्प्लीमेंटेशन की हमें जरूरत है। लेकिन पिछला जो 4.5 साल का समय निकला, ये गहलोत साहब के लिए भी आप देख रहे थे कि सरकारें वेंटिलेटर पे थी, कैसे इधर उधर झूल रहे थे। और इन 4.5 साल में गहलोत जी ने भी पूरी छूट अपने विधायकों को, मंत्रियों को दे दी कि तुम जो चाहो लूट लो, लेकिन मेरी सरकार बचनी चाहिए। नहीं, हरीश जी है जो कि यहाँ से हमारे पूर्व मंत्री है, बैतूल के विधायक, वो कल परसों भी भाषण में सीधे तौर पर आरोप लगा रहे थे कि भाई हनुमान जी का नाम लिए बिना के वो विवाद खड़ा करते हैं। उन्होंने 3-4 ऐसी घटनाओं का जिक्र किया। तीसरा जो सबसे बड़ा आरोप लगाया कि साहब बजरी के जो ठेकेदार है उनके साथ में हनुमान जी की साठगांठ है। देखिए वो तो मुझे यूँ लग रहा है कि उनको कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। क्यों? यदि भाई मानसिक संतुलन खो देता, जब नेता को ही लगता है ना कि मेरा जमीन खिसक रही है, हाँ, तो मानसिक रूप से वो विकृति पैदा हो जाती है। ये जो 2 दिन से मैंने भी उनके भाषण देखे, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि चुनाव से पहले ये फार्म भरने नहीं जाकर कहीं मानसिक डॉक्टर के पास इनको जाना पड़े। मैं कह रहा हूँ आरोप लगाओ आप, और आरोप लगाओ, हम तो सामने कुर्सी लगा देंगे ना। हम तो कह रहे हैं आओ आप हमसे, आप अच्छे वातावरण के अंदर, ऐसे हमने पत्थर नहीं फेंका है, हम उन लोगों में भी नहीं है। हरीश जी नागौर जिले में भी कई बार अभी भी आए, हमने हमारे लोगों, नागौर के लोगों ने इनका स्वागत किया अपनी श्रद्धा के अनुसार। हम ऐसे लोग भी नहीं है कि लिख तो दो पधारो मारे देश पावना और पावना को भाटे मारो, ये काम है क्या? ये काम हम लोगों ने नहीं किया। ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, इन लोगों की जमीनें, राजनीतिक जमीनें खिसक रही है, मानसिक विकृति इनके अंदर पैदा हो रही है, और सही और गलत का फैसला तो जनता करेगी। रावण और उनकी जो सेना थी, राक्षस थे, वो कहते थे राम खराब है, लेकिन जनता क्या कहती थी कि आदर्श पुरुष है हमारे लिए। तो हनुमान जी को यहाँ के जवान और किसान ने आदर्श माना है। आज आप देखिए कई बड़ी जब चैनलों में बहस होती है तो हम देखते हैं कि अभी कल परसों मैंने देखा था एक, उसमें लिखा था कि आरएलपी पहली ऐसी पार्टी है जिसमें आप क्लिक करोगे ना तो नारायण आरएलपी, मुकेश आरएलपी, राजेश आरएलपी, ऐसे 1.5 लाख ऐसे आईडी है राजस्थान के अंदर, जिसमें इसका मतलब उनका सीना चौड़ा है। आज कोई आपने देखा क्या कि मुकेश बीजेपी, राकेश कांग्रेस, ऐसा सुना आपने कभी? तो निश्चित रूप से ये जो आशीर्वाद हनुमान जी को मिल रहा है, इसमें स्वयंभू किसान नेता जो है, जो कर रहे हैं किसानों के लिए, उन्होंने भले की कोई बात नहीं सोची, लेकिन अपने आप को किसान नेता कहते हैं। उन लोगों की जमीनें खिसक रही है, मानसिक विकृति उनमें पैदा हो रही है। इसलिए अब वो जो गुबार अंदर का कुंठा जो है, वो कहीं ना कहीं जवान के
माध्यम से वो लोगों के अंदर बाहर निकल रही है। अच्छा नारायण जी, 200 विधानसभा है, आप कह रहे हो कि गठबंधन होगा, ओवैसी की पार्टी से आपसी बातचीत चल रही है, लेकिन 200 विधानसभाओं पे उम्मीदवार लाना बहुत बड़ी टास्क है। तो अंदर खाने ऐसा तो नहीं है आप निकले हैं, जैसे जोधपुर में थे, बाड़मेर में थे, जालोर जाओगे आगे, अंदर खाने बीजेपी कांग्रेस से नाराज है, उन लोगों से बातचीत चल रही है, उन लोगों को टिकट देने जिनको टिकट नहीं मिलता, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी कुछ प्लानिंग? देखिए प्लानिंग मैंने कहा ना, हनुमान जी जानते नहीं प्लानिंग नारायण जी जानते, नारायण जी के अलावा हनुमान जी तो सिर्फ नारायण जी जो कहते हैं कि बस। अरे नहीं हनुमान जी तो देखिए, हनुमान जी ऐसे व्यक्ति हैं, शायद आप पूरा नहीं जानते उनको। हाँ। वो अपने मन के अलावा हाँ। और जनता की भावना के अलावा आज तक उन्होंने किसी का कहना नहीं माना, तभी राजनीति में इतने विरोधियों के बावजूद वो जिंदा है। वो जो है बॉस इज ऑलवेज बॉस, और ये इसी संगठन चलते हैं कि बॉस हमेशा सही होता है और हमें उनका फॉलोअर बन के काम करना है। नारायण जी पुखराज जी कुछ नहीं है, यहाँ जो भी आदेश हमें जो मिलता है हम उस आदेश का आगे इम्प्लीमेंट करते हैं और हमें ये भरोसा है। बात चल रही है कांग्रेस बीजेपी से कुछ नेताओं से जो पार्टी के अंदर आएंगे, आने के लिए कुछ बातचीत हुई? कोई आपके पास में भी लोग संपर्क कर रहे होंगे, जैसे आप बाड़मेर आए हैं तो बाड़मेर में भी पहले मधुरेखा चौधरी थी जो कि हनुमान जी से मिलने आई थी, इस तरीके से मेरा कहने का मतलब है। इसमें तो कुछ देखिए, निश्चित रूप से जो कुंठित लोग हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, और यदि मुख्य धारा में आकर अपनी अच्छे विजन के साथ यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए बातचीत हम नेताजी तक पहुंचाएंगे। आप अच्छे एक रणनीतिकार है, क्या देखते हैं 23 के अंदर क्या चुनावी परिणाम होने वाला है राजस्थान का, कांग्रेस बीजेपी, क्योंकि आप पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, यदि आप लोग जो चौथा स्तंभ लोकतंत्र का है, मीडिया के बंधु, आप लोग ये प्रश्न बार बार नहीं पूछो ना कि 50 साल में राजस्थान में कभी तीसरा मोर्चा नहीं आया। मैंने अभी जो मेरे से पहले भी जो इंटरव्यू लिया उनको मैंने ये कहा, मैंने कहा आईएएस का इस बार का जो टॉप जो है ना लड़का, उसने पहली बार आईएएस का एग्जाम दिया, और कई ऐसे जिन्होंने 4-4 बार आईएएस की इंटरव्यू दी वो भी फेल हो गया। हाँ। तो इस चीज को आपका सहयोग हमें नहीं हमारा है, आप लोग जनता के अंदर इतना कर दोगे ना कि वास्तव में तीसरे मोर्चे के लिए और जवान और किसान के स्वाभिमान के लिए हनुमान बेनीवाल और तीसरा मोर्चा लड़ रहा है, उस दिन हमारी सत्ता में आने हमें कोई नहीं रोक सकता। जनता हमारे साथ है, युवा किसान, आप देख रहे हो कितना जोश लोगों में कि अपने अपने जेब का पैसा लगा के, और लोग ये चाहते हैं इस बार कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और तीसरे मोर्चे की राजस्थान में सरकार बने। हनुमान जी ने कहा कि जब जयपुर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि वो आने वाले दिनों के अंदर खुलासा करेंगे कि वो चुनाव कहां से मिले। उससे पहले उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि वो 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। दूसरा मेरा सवाल है वो कहां से लड़ेंगे। दूसरा मेरा सवाल है कि अंदर खाने ये भी है कि नारायण जी को चुनाव नहीं लड़ाना है क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पार्टी के अंदर सारा चुनाव है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो बॉस इज ऑलवेज बॉस। नहीं यार कुछ तो बताओ, हमारे राजस्थान तक के दर्शकों को कुछ तो बताओ। हनुमान जी तय करेंगे, संकेत तो दो कुछ। देखिए, हनुमान जी ने क्या कहा, हम तो धन्यवाद देते हैं ऐसे व्यक्ति को जिसने पहली बार ये सोचा। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि सत्ता प्राप्ति, सिर्फ सत्ता प्राप्ति मेरा मकसद नहीं है। हाँ। मैं चाहता हूँ व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। हाँ। जब इतना त्याग करके जो बंदा रात और दिन सड़कों से लेके सदन तक जो संघर्ष करा है, और हमें यदि वो आदेश करेंगे कि आपको दरिया ही बिछाना था, हम तो तैयार हैं उनके लिए। भाई जब उन्होंने इतना लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया, देखो चुनाव लड़ना रही कोई मुद्दे थोड़े हैं। हमारा जो मान सम्मान है, आज देखिए हनुमान जी की बदौलत आज हमें कितना मान सम्मान राजस्थान और देश के अंदर मिला। पुखराज जी जो कि एससी समुदाय से आते हैं, और इनके जाति के 1500 वोट नहीं भोपालगढ़ में। हमारी इंदिरा जी बावरी जो चूल्हे से उठ के जो औरत बिल्कुल साक्षर नहीं है, और उसके बाद उनको राजस्थान की विधानसभा में भेजा। तो निश्चित रूप से हनुमान जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद और बहुत बड़ा एहसान हम लोगों पे है। तो हनुमान जी का जो एहसान हमारे ऊपर है, उसको तो वो जैसा आदेश करेंगे हमें मानना ही है। हम तो उनके सिपाही हैं। और टिकट देना नहीं देना, देखिए कोई जरूरी नहीं कि टिकट दे वो एमएलए बन जाए। वो कई सर्वे भी कराएंगे, अपने अपने हिसाब से देखेंगे किसको संगठन में रखना है, किसको चुनाव लड़ाना है, ये काम उनका है। हम तो वो जैसा आदेश कर देंगे उनके आदेश। आपके मन की क्या बात है? हमारे मन की बात, चुनाव लड़ना है 23 का, हमारे मन की बात है जैसा आदेश हनुमान जी करेंगे। हाँ। उसका आदेश हमारे लिए सर्वोपरि। अच्छा सर, एक चीज बताइए, आरएलपी पर बहुत से लोग ये आरोप लगाते हैं कि जाटों की पार्टी है, तो इस जो ये आरोप लगता है या इस तरीके का जो हुमर है, इसको मिटाने के लिए मैंने सुना है कि अंदर खाने आप लोगों ने दलित वोट बैंक, एससी के लिए तमाम लोगों से बातचीत चल रही है। इन तमाम चीज़ों में किस तरीके की प्लानिंग चल रही है? देखिए, ये जो इस बार जो जाटों की का टेग हमारे ऊपर जो लगा रहे हैं ना लोग,
इस टेक को खत्म करने के लिए यूं तो देखिए बड़ा समुदाय है जाट, निश्चित रूप से सही बात। और हमेशा शोषित रहा, ये भी सही बात है। शोषित रहा राजनीतिक रूप से शोषित रहा। कैसे कैसे? हमने देखिए जाटों ने हर समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी भूमिका निभाई। हाँ। ये तो इतिहास गवाह है इस बात का कि जिन जातियों को, जैसे हीरालाल देवपुरा जी की बात कर लें, शिवचरण माथुर जी की बात कर लें, आप हरिदेव जोशी की आप बात कर लें, कई ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में जाटों की बहुत बड़ी भूमिका रही। तो राजनीतिक रूप से शोषित रहे वो लोग, इनको सत्ता में जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, ये दर्द है। नहीं, मुख्यमंत्री कहाँ ढंग के कहीं नहीं बन पाया ना मुख्यमंत्री की। आज ही बात कर लो आप। हाँ। आज भी यदि हम बात कर लें, मुख्यमंत्री की बात नहीं है। आज यदि आप राजनीतिक रूप से उठा के देख लो तो कहीं ना कहीं उनमें छोटा मोटा, देखिए आप में भी है। आप जब बड़े चैनलों को देखते हो तो आपके मन में नहीं आता कि मैं तो बहुत बड़े चैनल में हूँ। देखिए और आदमी की, देखिए ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। हाँ। ये आप मुझसे पता है, आप मंजे हुए व्यक्ति हो तो थोड़ा बहुत झूठ बोल जाओगे, मैं नहीं बोल सकता। हाँ। आपकी भी इच्छा होती है कि वो जो वहां बैठा है बड़े चैनल वाले, उस कुर्सी पे मैं भी बैठूं। हाँ। ये मानव प्रकृति है। हाँ। इसको कोई नहीं बदल सकता। देखिए जातिवाद की बात यदि, मैं तो कह रहा हूँ इस देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर जातिवाद नहीं है। मैं कह रहा हूँ जातिवाद होना चाहिए। आप किसी जाति, दूसरे की जाति का नुकसान मत करो। अपनी जाति के उत्थान की और आगे लाने की यदि हम बात करते हैं, एक व्यक्ति का विकास होता है तो अल्टीमेटली तो देश का ही विकास हो रहा है ना। आप आपस में बेर मत फैलाओ, दूसरे जातियों के हितों में आप कुठाराघात मत करो और अपनी जाति को आप आगे बढ़ाओ। ये कोई जातिवाद नहीं होता। लेकिन कुछ निठल्ले लोग भी हैं जो ऐसा काम करने वाले व्यक्ति भी जातिवादी का ठप्पा लगा देता है। जो संघर्ष करने वाला लोग व्यक्ति जो है ना, उसको अधिकतर लोग जो है पसंद नहीं करते। राजनीति में एक जमाना था, हमें देखा, जब कोई एमपी और एमएलए गाँव के अंदर आता था तो पूरा गाँव देखने के लिए औरतें भागती थी, है ना। ये विचारधारा हनुमान जी ने चेंज की। ये विचारधारा हनुमान जी ने चेंज की। हनुमान जी ये कहते हैं कि एमपी एमएलए और आम व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है। आज उसी दरी पे जाके बैठते हैं, गांव के चौपाल पे जाके बैठते हैं। लोगों की पहली बार लगा कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन सबसे बड़ी है। और इसका जो दर्द जो है वो कई हमारे नेता झेल रहे हैं। इसलिए हनुमान जी पे जातिवाद का कई आरोप वो लोग लगाएंगे क्योंकि उनकी दुकानें धीरे धीरे बंद सिमटती जा रही है। आखिरी सवाल है, कल नागौर के अंदर डिडवाना उसका इनोग्रेशन चल रहा था, रामेश्वर डूडी ने एक बड़ा कटाक्ष आरएलपी पे किया है, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? मैंने तो वही जवाब दिया ना, मैंने कहा भाई कहीं ना कहीं अच्छे डॉक्टर की सलाह उनको लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। कोई मानसिक विकृति कभी हो जाती है, मनुष्य की प्रवृत्ति है। हाँ। मनुष्य का शरीर कई बार हो जाता है, छोटी मोटी इधर उधर हो जाता है। हाँ। उसमें कहीं अच्छे डॉक्टर की दवाई भी उनको लेनी चाहिए। हाँ। हम उनको किसान नेता मानते थे, डूडी जी निश्चित रूप से किसानों के हित की बात वो करेंगे, लेकिन चूंकि किसानों ने सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल पे भरोसा किया कि हमारे मान सम्मान की नाव को तट तक लेके एक ही व्यक्ति जा सकता, हनुमान बेनीवाल। उससे कई किसान नेताओं को दर्द है, उस दर्द को तो वही बता सकते हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगा, आपको आरोप प्रत्यारोप की आवश्यकता नहीं है। और कौन अच्छा है कौन बुरा, इसका फैसला तो जनता करेगी, मैं और आप थोड़ी करेंगे। हमें इस टाइम हमारी एक लोगों को हम बरगड़ाए नहीं, ऐसी आपसी वेर भाव भी हम नहीं रखें। और हमें जनता के सामने यही चीज़ हमें रखनी है, अपना अपना एजेंडा रखो। मैं तो कह रहा हूँ खुली चुनौती है, आप मंच पे आके और जितना चाहो वाद विवाद से हम बता देंगे, हम वाद विवाद से बता देंगे। कई बाड़ी मेरे नेताओं को भी देखा कि वो बिजली के पोल पे सांपे बांध रहे हैं, तिलक कर रहे हैं। और हमें कभी दोनों भाइयों को आपने कभी देखा क्या कि कहीं उद्घाटन, हमने उद्घाटन भी नहीं किया। अपने इलाके में इतना विकास आप लोग देखिए। मैं तो चैलेंज करता हूँ, यहाँ के जो नेता है जो बड़ी बड़ी बातें करें, वो हनुमान जी की विधानसभा में आके देख लें, चाहे वो सड़क का नेटवर्क हो, बिजली का हो, पानी का हो, शिक्षा का हो। यदि हमसे वो आधे में यदि हो जाए तो आप कहो हम राजनीति छोड़ने को तैयार है, लेकिन वो करें तो सही। ऐसे अनर्गल बयान करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप अपनी कुंठा और बड़ास निकाल दो, उसको जनता भी समझती है। जनता भी अब समझने लग गई, सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ। मैंने देखा कई बार ये बच्चे चलाते हैं बाई तू विकास की, और उसमें खूब सारे आजकल वो भी चला रहे हैं। हमें सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, हमें तय करना होगा। इस बार बाड़मेर की 7 सीटों से चुनाव लड़ेगी आरएलपी। बिल्कुल जितने, एक बार सब दलों से बात हो जाए हमारी, हम लोग सब लोग एक जाजम पे बैठ के हम तय करेंगे कि राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो। हाँ। उसको लेके हम सब मिलके और जितनी सीटों पे हम अधिकतम लड़ा पाएंगे हम ये प्रयास करेंगे। हमारी पार्टी और हमारा जो जिन जिन लोगों से गठबंधन हो, हम सब मिलके राजस्थान की 200 सीटों में चुनाव लड़ें। ये नारायण बेनीवाल है जो कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जाकर इनकी पूरी टीम है वो 2023 फतेह